हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। पेंडुलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स ऑफ 26 अक्टूबर 2020। सो गाइस क्विकली ज्वाइन द सेशन। और जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आ चुकी है, तो आप उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज़ से। और इसके अलावा जो बच्चे एसएससी सीजीएल टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस विल हेल्प देम आउट इन स्कोरिंग गुड इन देयर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और आप सभी को पता है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप की जो प्रिपरेशन है आप उसको इंश्योर नहीं कर पाएंगे। सो बाय दीज टेस्ट सीरीज पैकेजेस। चलिए हम लोग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल रिवाइज द करंट अफेयर्स ऑफ प्रीवियस डे। ECI, that is Election Commission of India, forms a committee to study issues related to expenditure limits. तो हमने पढ़ा था कि ECI का जो ने एक कमिटी फॉर्म की है कि जो भी एक्सपेंडिचर लिमिट है उसके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए। एंड दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ 2 people, Harish Kumar, who is an ex-IRS officer, and Umesh Sinha. Okay, these 2 people are there in this committee. And expenditure limit was recently raised by 10%. एक्सपेंडिचर लिमिट को 10% बढ़ा दिया गया था। जैसे कि जो बिगर स्टेट्स में लोकसभा के इलेक्शन है वहाँ पे 70 लाख की लिमिट थी, अभी वो 77 लाख कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेंडिचर लिमिट को बढ़ाया गया है। तो ये जो कमेटी है ये देखेगी कि एक्सपेंडिचर लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्टर्स। जो बंदे वोट करने वाले हैं सो उनका नंबर बढ़ गया है। अगर हम लास्ट टू इलेक्शन का जो समय है 2014-2019 उससे कंपेयर करें, एंड उसके अलावा जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो भी बढ़ गया है। तो इनका क्या इम्पैक्ट है अपना एक्सपेंडिचर पे, तो उसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए ECI ने कमिटी फॉर्म की है। नेक्स्ट इज नासा's OSIRIS REX spacecraft. It briefly touched एस्टेरॉयड बेनू। तो जो बेनू क्षुद्र ग्रह है उसको काफ़ी करीब से जो है छूकर निकला है नासा का ये स्पेस क्राफ्ट। और बेनू जो है ये एक B टाइप एस्टेरॉयड है। ठीक है, और ये काफ़ी पुराना एस्टेरॉयड है। जब से ये फॉर्म हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है इसका। तो इससे अगर सैंपल्स वगैरह मिल जाएंगे तो इससे हमें बहुत कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं। एंड ये जो नासा का OSIRIS REX स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, ये जो है ये नासा का मिशन है। ये 2016 में लॉन्च हुआ था, राइट। एंड इसको लॉन्च करने का मिशन मतलब 7 साल का मिशन है। उसका एम यही है कि एस्टेरॉयड बेनू से ये जो है सैम्पल्स कलेक्ट करके लेकर आएगा अर्थ पे, एंड देन उसको स्टडी किया जाएगा। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एकदम स्मॉल रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं जैसे अदर प्लैनेट्स, इसलिए इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और ये मार्स और जुपिटर बेल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज विच इज डॉक्टर Harshvardhan. He launched DME, that is dimethyl ether fired Aditi Urja Sanch unit, and this unit was launched at CSIR की जो एक लैब है NCL, that is National Chemical Laboratories, which is in Pune। तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डाइमिथाइल ईथर LPG ब्लेंडेड फ्यूल सिलेंडर्स जो है वो लॉन्च किए गए। इसके अलावा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 ये एक रिपोर्ट है, एक स्टडी है नई जो रिलीज़ की गई है बाय HEI। HEI इज ए हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, इसने इसको लॉन्च किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मोर देन 1,16,000 इन्फेंट्स इन इंडिया दे डिड नॉट सर्वाइव देयर फर्स्ट मंथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, हाई पार्टिकुलेट मैटर है इंडिया में। एंड इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज़ में रहा तो विच हैज़ द हाईएस्ट ओजोन एक्सपोजर इन 2019। और इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया एयर पोल्यूशन एज वन ऑफ द
बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ। ठीक है, एक जो है मृत्यु का कारक जो है, बड़े मृत्यु के कारक में से एक जो है वो एयर पोल्यूशन है। इसके अलावा जो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट है जिसने इसको रिलीज़ किया है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएस एनवायरमेंटल एजेंसी और बाकी लोग फंड करते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलाउज ओसीआई एंड पीआईओ कार्ड होल्डर्स टू विजिट इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, एंड इसके अलावा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनके एंसेस्टर भारतीय हैं और खुद वो कोई फॉरेन पासपोर्ट, सिटीजनशिप या फिर नेशनैलिटी होल्ड करते हैं, तो इन सभी दोनों कार्ड होल्डर्स को इंडिया में आने का अलाउ कर दिया है और वो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ऑपरेटेड फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं और थ्रू एयर एंड वाटर रूट्स दे कैन एंटर इंडिया। Then next is Mandi district of Himachal Pradesh tops the list of 30 districts for successfully implementing प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो जो टॉप 30 की जो लिस्ट है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है डिस्ट्रिक्ट्स की, उसमें जो हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है मंडी, इसने टॉप किया है। एंड हिमाचल प्रदेश ओवरऑल अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, तो हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग सेकेंड है। इसने अभी तक 1104 यानी कि 1104 किलोमीटर्स का रूट जो है बिल्ड किया है फ्रॉम अप्रैल टिल टुडे। नेक्स्ट इज our Labour Minister Santosh Gangwar. He has released a new series of CPIW, that is Consumer Price Index of Industrial Workers, जिसमें जो बेस ईयर है it has been changed to 2016। पहले ये बेस ईयर था 2001 और अब ये बेस ईयर बढ़ा के 2016 कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए CPI है उसका भी जो नया सीरीज़ है वो रिलीज़ हो जाएगा, और CPI एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए जो बेस ईयर है वो 1986 टू 1987 है अभी। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट एडवाइज फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान। तो जो मेंबर्स हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा फ्रांस और EU को कि आप इम्पोज करिए पाकिस्तान पे सैंक्शंस। उन्होंने एक लेटर राइट किया और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फिर से ग्रे लिस्ट में रख दिया है, तो इसीलिए जो पाकिस्तान है उस पर सैंक्शन लगाने चाहिए। साथ ही उन्होंने जो पाकिस्तानी मिलिट्री ने बांग्लादेश में जीनोसाइड किया था उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू सेट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में एक नया पेयर मिला है सलाइवरी ग्लैंड का, जिसको ट्यूबेरियल ग्लैंड का नाम दिया गया है क्योंकि ये टॉरस ट्यूबेरियस के चारों तरफ जो है रैप्ड मिला है। लेकिन अभी इस पे कहा जा रहा है कि कह नहीं सकते कि ये जो है पूरा ऑर्गन ही है या ग्रुप ऑफ ऑर्गन है या फिर ये कोई नया ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, तो ये अभी नहीं कहा जा सकता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना सॉफ्टन होता है और आराम से वो फूड पाइप में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट इज IAF फर्स्ट वुमेन ऑफिसर पास्ड अवे। तो इंडियन एयरफोर्स की जो फर्स्ट विंग कमांडर थी, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर थी, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी रमनन। सो शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 1996 इन बेंगलुरु। उन्होंने इंडियन आर्मी को 1955 में ज्वाइन किया था फॉर अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंड उन्होंने 24 ईयर्स सर्व किया इन द इंडियन एयरफोर्स, एंड उनको 1977 में विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। एंड शी वॉज ऑल्सो अ ट्रेन क्लासिक कर्नाटिक म्यूजिशियन और A ग्रेड की आर्टिस्ट थी विद ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट इज डॉक्टर समन हबीब। शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, एंड इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी जो है ये 1935 जनवरी में इस्टेब्लिश हुआ था, एंड दिस इज द नेशनल अकेडमी फॉर इंडियन साइंटिस्ट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म लॉन्चेस लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद एक तो नेशनल म्यूजियम अलॉन्ग विद गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। ओके,
सो इनके साथ जो है मिलकर ये लॉन्च किया गया है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, जहाँ पर मशीन लर्निंग और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो भी स्पेशल वर्क्स हैं, स्पेशली मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उनको दिखाया जाएगा। सो ये पूरा प्लान है इसमें। नेक्स्ट इज, हम अब जो आज की न्यूज़ है वो देख लेते हैं। क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 शोज मार्जिनल इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ इंडियन एडल्ट्स। तो अभी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 इसको रिलीज़ किया गया है बाय क्रेडिट स्विस, एंड इसमें दिखाया गया है कि जो इंडियन एडल्ट्स हैं उनकी वेल्थ में बहुत ही मामूली सी वृद्धि हुई है, दैट इज़ ओनली $120। जो एवरेज वेल्थ इंडियन एडल्ट्स की, इट हैज़ इंक्रीज बाय 1.7%। ये दिसंबर 2019 में $17,300 थी और अभी $120 से बढ़कर $17,420 हो गई है 2020 में। एंड दिस क्रेडिट स्विस हैज़ एस्टिमेटेड कि ये जो इंक्रीज़ है ये 5 to 6% इंक्रीज़ होगा 2020 में, एंड 2021 में ये 9% इसमें इंक्रीमेंट होगा। In the list of countries with ultra high net worth individuals, India appeared at 4th place after US, China and Germany. तो ultra high net worth व्यक्ति वाले देशों की सूची में भारत का चौथा स्थान रहा आफ्टर US, चाइना एंड जर्मनी। 2020 के फर्स्ट हाफ में जो हाउस होल्ड वेल्थ है दैट इंक्रीज्ड ओनली इन चाइना एंड इंडिया। सिर्फ भारत और चाइना में ही वो बढ़ोतरी हुई, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो भी स्टडी किया गया है। क्रेडिट स्विस की हम बात करें, इट इज़ अ स्विट्जरलैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी। लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी करता है? ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर यहाँ पे IMF आपको दे दिया गया तो आप सोच सकते हो कि IMF या वर्ल्ड बैंक भी आंसर हो सकता है। सो क्रेडिट स्विस, गोल्डमैन सैक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज क्रेडिट स्विस। नेक्स्ट इज, DRDO has successfully carried out final user trial of नाग मिसाइल। नाग मिसाइल का जो फाइनल ट्रायल है वो सफलतापूर्वक कर लिया गया है, एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच वॉज टेस्टेड फ्रॉम पोखरान, राजस्थान। और अब इसका जो प्रोडक्शन है, अब फाइनल प्रोडक्शन जो है वो डिफेंस PSU भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस फाइनल यूजर ट्रायल नाग वॉज लॉन्च फ्रॉम इट्स मिसाइल कैरियर नामिका। तो जो नाग का मिसाइल कैरियर है जिसका नामिका नाम है, उससे इसको लॉन्च किया गया था। सो नाग मिसाइल की हम बात करें तो ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंड इसका जो फाइनल ट्रायल है वो भी पोखरान, राजस्थान में कंडक्ट किया गया इन अक्टूबर 2020, एंड इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया जाएगा बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड, दैट इज BDL, एंड दिस नाग मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO। इट कैन टारगेट एनिमी टैंक्स इन डे एंड नाइट कंडीशंस। तो ये रात में और दिन में दोनों ही समय में दुश्मन के जो टैंक हैं उन पे अटैक कर सकता है। इसके पास फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटीज़ है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है कि दागो और भूलो, यानी कि अगर जो टारगेट है वो लाइन ऑफ साइट से बाहर भी चला जाता है लॉन्चर के, तो भी ये अटैक कर सकता है। एंड टॉप अटैक कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि ये ऊपर से अटैक कर सकता है, ठीक है, किसी भी टारगेट पे। एंड इट हैज़ पैसिव होमिंग guidance and it can defeat all main battle tanks having composite and reactive armor। तो ये हर तरह का जो युद्ध टैंक है, मेन बैटल टैंक्स है, उसको हरा सकता है। देन नामिका इज द मिसाइल कैरियर ऑफ नाग मिसाइल एंड इट इज़ अ BMP सेकेंड बेस सिस्टम। BMP यानी कि इसका फुल फॉर्म है बॉयविया मशीना पेख्तोय, एंड ये एक रशियन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ठीक है। इसकी पास जो है एम्फीबियस कैपेबिलिटी है, ये लैंड और वाटर दोनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इसको प्रोडक्शन कौन करेगा, इसका प्रोड्यूस कौन करेगा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक कोलकाता में इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट।
Let's see a question. DRDO has successfully carried out final user trial of anti-tank guided missile Nag from Pokhran, Rajasthan. Nag is a dash. DRDO ने राजस्थान के पोखरान से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का फाइनल यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक किया है. नाग एक डैश है. सेकेंड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन ATGM एंड फिफ्थ जनरेशन ATGM. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इजी क्वेश्चन है. So the correct answer will be option B, that is third generation ATGM. Next is growing overheat island phenomenon a cause for cloudburst. तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक्सपर्ट ने कहा, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट ने, कि जो ये अर्बन हीट आइलैंड का जो फिनोमिनन है, ठीक है, जो भी शहरी क्षेत्रों में ये अर्बन हीट आइलैंड वाला फिनोमिनन बढ़ रहा है, इसके कारण कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, जैसा कि अभी हैदराबाद में देखा गया है. एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये जो साल है ये एक लानीना ईयर है. लानीना जो है इसका मतलब है स्पेनिश में लिटिल गर्ल. और जब भी लानीना ईयर आता है तो जो सर्दियों का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है. इट इज़ वार्मर देन यूजुअल इन साउथ ईस्ट एंड कूलर देन नॉर्मल इन नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में ये जो है ठंडा होता है ज़्यादा और साउथ ईस्ट में नॉर्मल से ये थोड़ा गर्म होता है. सो इसकी वजह से क्या होगा कि क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमिनन देखने को मिलेंगे. क्लाउड में हाई मॉइस्चर रिटेंशन मिलेगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, हीट वेव्स, ड्रॉट्स जैसे फिनोमिनन देखने को मिलेंगे. लानीना हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड इंक्रीजिंग इवेपोरेशन. क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होगा, वार्मर होगा, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं वो वार्म होगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा, बारिश ज़्यादा होगी, तो क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमिनन देखने को मिल सकते हैं. तो लानीना ईयर जब होता है तो ये इंडियन मॉनसून को सपोर्ट करता है, जबकि जब एल नीनो ईयर होता है तो इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा नहीं होता है, ये उसका विपरीत होता है. अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेनन की हम बात करें तो अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेनन का मतलब ये है, सिंपल सा है कि यहाँ पे मान लीजिए ये अर्बन एरिया है, ठीक है, ये अर्बन एरिया है, इसके आसपास रूरल एरियाज़ हैं. अगर रूरल एरियाज़ में टेम्परेचर T है तो अर्बन एरियाज़ में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहे तो यहाँ पे ये अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमिनन क्रिएट करता है. ठीक है, एवरेज मीन टेम्परेचर जो है वो 8 से 10 डिग्री ज़्यादा होता है. एंड इसकी कॉजेज क्या होते हैं, क्यों यहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड? देखिए, अर्बन मतलब शहरी, हीट मतलब गर्मी और आइलैंड मतलब कि गर्म द्वीप. तो गर्म द्वीप मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो वो क्या हो सकता है रीज़न? तो रीज़न सिंपल है, आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं इसको, कि ग्रीन एरियाज़ की कमी, यानी कि पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा कमी होना, ठीक है, ट्रीज़ का कम होना, ट्री कवर कम होना, जिसकी वजह से इवेपो ट्रांसपिरेशन कम होगा. इवेपो ट्रांसपिरेशन यानी कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों ही कम होंगे. तो देखिए, अगर यहाँ पर रूरल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं, तो यहाँ पे 40% इवेपोरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है. वहीं पर बिल्डिंग्स और सब होने के कारण यहाँ पर जो 30% सिर्फ जो है इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है. ठीक है, तो पहला कारण तो ये है. देन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में, तो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता है, तो एमिशंस बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, हाई पार्टिकुलेट मैटर होगा. ठीक है, डार्क पार्टिकल्स होंगे, तो डार्क पार्टिकल्स, जब पार्टिकुलेट मैटर आपका सस्पेंडेड रहेंगे एनवायरनमेंट में, तो क्या होगा कि डार्क कलर्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर उस वजह से भी यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमेना क्रिएट होगा. देन एयर कंडीशनर का उपयोग, एयर कंडीशनर से कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है. इसके अलावा जो मटेरियल्स का यूज़ करना, जैसे एसफॉल्ट, कंक्रीट, ब्रिक्स, रूड और रूफ बनाने के लिए, तो इससे क्या होता है कि ये ऐसे मटेरियल हैं जो एक तो कुछ डार्क कलर होते हैं एसफॉल्ट जैसे, ठीक है, जैसे रोड का ब्लैक कलर होना, तो इससे क्या होता है कि हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है मॉर्निंग टाइम में, ऐसे ही बिल्डिंग्स में एब्जॉर्ब होती है, देन शाम के टाइम में वो रिलीज होती है. इसी तरह से जो पेवमेंट्स हैं वो इम्पर्मिएबल हो गए हैं. तो देखिए, इम्पर्मिएबल पेवमेंट्स की वजह से क्या होगा,
जो पानी है 55% पानी रन ऑफ होगा और सिर्फ जो है 5% डीप इन्फिल्ट्रेशन होगा। वहीं पर अगर हम वैसे एरियाज़ की बात करें, रूरल एरियाज़ की, जहाँ पर ग्रीन कवर है, परमिएबल पेवमेंट्स हैं, तो वहाँ पर जो है डीप इन्फिल्ट्रेशन 25% होगा, सिर्फ 10% रन ऑफ होगा। तो इस तरह से जो है चीज़ें चलेंगी। सो इस वजह से भी जो है ये एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। देन बिल्डिंग्स एक्सपैंड हो रही हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सब जो है कुछ रीज़न है अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना के होने के। अच्छा, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे जब अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है? तो सबसे पहले देखिए एयर क्वालिटी डिग्रेड होगी सिटीज़ में, ठीक है। उसके अलावा जो स्पीशीज हैं जो जिनको गर्मी पसंद है, जैसे कि लेजार्ड्स, एंड्स, इनका कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हीट वेव्स की कंडीशन होंगी जिससे हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है, मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। उसके अलावा पानी की गुणवत्ता भी जो है वो बिगड़ सकती है, इम्पेयर्ड वाटर क्वालिटी, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा, पोल्यूशन भी बढ़ेगा। एंड वाटर का टेम्परेचर जब गर्म होता है तो जो यूट्रोफिकेशन की एक कंडीशन है वो भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है, जो इकोसिस्टम है उस पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेनन देखने को मिलेंगे। एनर्जी कंजप्शन मिलेगा, क्योंकि जब गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी तो आप और ज़्यादा पंखे चलाएंगे, कूलर चलाएंगे या फिर एसी यूज़ करेंगे, तो उससे एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा। देन वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सब जो है इसके इम्पैक्ट हैं अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेनन के। हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ग्रीनर रूफटॉप को यूज़ करके, रोड्स में जो बनाने वाला कंक्रीट है उसको लाइट कलर का यूज़ करके, ताकि कुछ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो। देन ग्रीन कवर को बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए, तो इससे भी जो अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेनन है उसको मिटिगेट किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following are the impacts of urban heat island phenomenon? अर्बन हीट आइलैंड के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव हैं? डिक्रीज्ड एयर क्वालिटी, हवा की गुणवत्ता में कमी, इंक्रीज्ड एनर्जी कंजप्शन, ऊर्जा की खपत में वृद्धि, हीट वेव्स। सो आपको बताना है कौन सा इसमें इम्पैक्ट है। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 only, 1, 2 and 3. So what will be the correct answer for this? The correct answer is option D, that is 1, 2 and 3. Next is Amazon has said that it would not appear before the Joint Committee of Parliament on the Personal Data Protection Bill 2019 on 28 October. तो हाल ही में जो जॉइंट कमेटी बनाई गई है फॉर द प्रोटेक्शन डेटा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पे, तो इसने अमेज़ॉन, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, पेटीएम और बाकी कंपनीज को इनवाइट किया था कि वो अपने व्यूज़ दें ऑन डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, लेकिन अमेज़ॉन ने रिफ्यूज़ कर दिया टू अपीयर बिफोर द जॉइंट कमेटी। एंड चेयरपर्सन ऑफ द अमेज़ॉन्स रिफ्यूज़ल, क्योंकि रिफ्यूज़ किया गया है तो यहाँ पर इसको ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस माना जा सकता है, एज एंड एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट द अमेज़ॉन इफ इट विल नॉट अपीयर। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की हम बात करें, ये कुछ राइट्स होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं जो पार्लियामेंट भी एंजॉय करता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली भी एंजॉय करते हैं। आर्टिकल 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के दो प्रिविलेजेस जो है उसमें मेंशन किए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सबको संसद में बोलने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। एंड उसके अलावा ये जो पार्लियामेंट है ये अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये भी जो हक है, ये भी जो अधिकार है, ये पार्लियामेंट का होता है। ये मेंशन है आर्टिकल 105 में। दिसंबर 2019 में ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, एंड देन इसको जॉइंट कमेटी को रेफर कर दिया गया था। ये जो जॉइंट कमेटी थी दिसंबर 2019 में बनी थी, और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? मीनाक्षी लेखी है। मीनाक्षी लेखी इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी, एंड इसको एक्सटेंशन विंटर सेशन तक दे दिया गया था। सो सितंबर 2020 का जो विंटर सेशन है, सो दिस जॉइंट कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट
और इस जॉइंट कमेटी में 20 मेंबर्स आर देयर फ्रॉम लोकसभा और 10 मेंबर हैं राज्यसभा से इस जॉइंट कमेटी में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लाइन टू अपीयर बिफोर द जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संसद की संयुक्त समिति के समकक्ष निम्नलिखित में से किसने आने से मना कर दिया है? अमेजॉन, ट्विटर, फेसबुक एंड गूगल। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अमेजॉन। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन लेड मैन्योर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम है मुझकुवा सखी खाद्य सहकारी मंडली। इसको एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ट्रेडमार्क सुधान जो है वो दे दिया गया है, और इनको ये ट्रेडमार्क दिया गया है ताकि ये बायो स्लरी बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बना सके। ये जो सहकारी मंडली है ये आनंद डिस्ट्रिक्ट की है ऑफ गुजरात की, एंड अब ये जो है स्लरी प्रोड्यूस करेगी, प्रोसेस करेगी और उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करेगी। एनडीडीबी विल सपोर्ट 2 सच प्रोजेक्ट्स इन बेगूसराय, बिहार एंड कटक इन ओडिशा। जो इसका अगला फेज है मैन्योर मैनेजमेंट इनिशिएटिव का, विच इज सपोर्टेड बाय एनडीडीबी, दिस वाज लॉन्च्ड एट मुझकुवा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैंपस इन गुजरात। Under this manure management initiative, dairy farmers put biogas plant in their backyard. तो जो भी डेयरी फार्मर्स होते हैं मैन्योर मैनेजमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत वो जो अपने बैकयार्ड में बायोगैस प्लांट को लगाते हैं, वहाँ पर जो है बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है कुकिंग फ्यूल के लिए। बायोगैस प्लांट्स में बायोस्लरी बनती है। देखिए बायोगैस प्लांट्स के 2 बेनिफिट होते हैं कि ये बायोस्लरी भी प्रोड्यूस करता है जो फार्मर्स अपने फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड ताकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए भी करते हैं, और वैसे नॉर्मली भी किया जा सकता है एज अ मैन्योर। एंड इसके अलावा बायोगैस भी प्रोड्यूस होती है जिसको एज अ कुकिंग फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1965 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। ये एक वैधानिक निकाय है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और मदर डेयरीज की सब्सिडियरी है। चेयरमैन कौन है इसके? दिलीप रथ हैं। सो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट फेज ऑफ एनडीडीबी सपोर्टेड मैन्योर मैनेजमेंट इनिशिएटिव was launched at Mujkuva Dairy Cooperative Society campus located in which of the following states? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? The correct answer for this is option B, that is Gujarat. Next is India has taken the chairmanship of the governing body of ILO after a gap of 35 years. तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत ने 35 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय की अध्यक्षता जो है वो ले ली है, और जो लेबर सेक्रेटरी हैं हमारे अपूर्व चंद्र, उनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और वो चेयरपर्सन रहेंगे फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू जून 2021। वो IAS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र काडर के, एंड ही वॉज चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी टू द ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 विच बिकेम इफेक्टिव ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के बारे में, जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया है। तो उस कमेटी के ये चेयरपर्सन थे अपूर्व चंद्र, जो कि लेबर सेक्रेटरी हैं। गवर्निंग बॉडी की बात करें हम तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। ये ILO के डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट करती है। इसके साथ साथ ये पॉलिसीज, प्रोग्राम, एजेंडा और बजट को डिसाइड करती है। ये एक साल में 3 बार मिलते हैं, मार्च, जून और नवंबर में। ILO की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में। इट वॉज established in 1919 अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। फर्स्ट और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। एंड इसका जो मेन एम है वो यही है कि
जो भी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्टैब्लिश करना, ताकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसके हेडक्वार्टर्स। करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है? महानिदेशक गाय राइडर हैं। और 186 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, और इंडिया जो है वो एक फाउंडर मेंबर था ILO का। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जाए कि भारत ILO का संस्थापक सदस्य है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपके, लेबर सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO फ्रॉम अक्टूबर 2022 डैश। श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को अक्टूबर 2020 से डैश तक ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मार्च 2021, अप्रैल 2021, मई 2021 एंड जून 2021। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज जून 2021. Next is Lieutenant General Nand Kishore Sahu. He has been appointed as Director General of Dental Services and Colonel Commandant of Army Dental Corps. अपने मिलिट्री कैरियर में he held various posts including a command of a unit in Kashmir Valley, Commander Advisor of Western, Central and Southern Commands. इसके अलावा उनको 5 कमेंडेशंस और विशेष सेवा मेडल भी मिला है उनको अपनी मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए। ही इज़ एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑथर, टीचर एंड विनर ऑफ KS मास्टर सिल्वर मेडल। वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्त लेखक, शिक्षक और KS मास्टर रजत पदक के विजेता हैं। सो ये हैं नंद किशोर साहू। क्वेश्चन आपके लिए, हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज एंड कॉलोनल कमांडेंट ऑफ आर्मी डेंटल कॉर्प्स। जनरल डेंटल सर्विसेज और आर्मी डेंटल कोर के कर्नल कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नंद किशोर साहू, माधुरी कनितकर, आनंदी गोपाल जोशी एंड कादम्बिनी गांगुली। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज नंद किशोर साहू. Guys, keep commenting the correct answer. If you have any doubt, please mention that in comment box. Like the video, share it as much as you can. Next is International Snow Leopard Day. It is celebrated every year on 23rd October to protect and conserve snow leopards. और ये जो स्नो लेपर्ड्स हैं ये मेनली जो सेंट्रल और साउथ एशिया के माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर पाए जाते हैं, और इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है, पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। और इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक वर्चुअल मीट में हिमल संरक्षक एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर। इन इंडिया, स्नो लेपर्ड इज मेनली फाउंड इन द रीजन्स ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड खानचिंग जोंगा तवांग अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो जो भी यूजुअली आपके माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पर ये स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो ये खांग जेडोंगा नेशनल पार्क है ये एक मिक्स्ड साइट है, ठीक है, विच हैज़ बीन सेलेक्टेड मिक्स्ड साइट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर कंजर्विंग स्नो लेपर्ड। तो इंडिया जो है इट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, एंड दिस इट हैड होस्टेड द 4th स्टीयरिंग कमेटी ऑफ दिस ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन अक्टूबर 2019 in New Delhi. Ministry of Environment had launched the first national protocol on snow leopard population assessment in 2019, ताकि ये जो पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की उसका असेसमेंट किया जा सके, ताकि पता रहे कि क्या पॉपुलेशन है, क्या प्रोग्रेस है। And this will encourage states and union territories to adopt innovative strategies to resolve issues related to multi-stakeholder landscape management, human-wildlife conflict, wildlife crime, trade in wildlife parts and products, etc. तो इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ताकि जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करें, जो भी इश्यूज आ रहे हैं स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे रिलेटेड। इसके अलावा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2019
9 जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है ताकि इसको बचाया जा सके, स्नो लेपर्ड को, और इसके हैबिटेट को बचाया जा सके। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द हिमालयन इकोसिस्टम। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है वो स्नो लेपर्ड है, साइंटिफिक नेम पेंथेरा उनशिया है, एंड इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, तो इसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ये सेंट्रल और साउथ एशिया के रीजन्स में, माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है और इसके लिए खतरा है पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। ये आप इमेज देख सकते हैं स्नो लेपर्ड की। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस डैश को मनाया जाता है 24 सितंबर, 22 जुलाई, 23 अक्टूबर एंड 14 जून। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 23 अक्टूबर। Next is IIT Kharagpur and TCS. They have developed a novel Industry 4.0 technology for remotely controlled factory operations and real-time quality correction during industrial production. तो IIT खड़गपुर और TCS ने औद्योगिक उत्पादन के दौरान दूर से उसको नियंत्रित करने के लिए, फैक्ट्री के संचालन के लिए और वास्तविक समय गुणवत्ता सुधार के लिए एक जो है नोवेल इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित की है। एंड इसको एक प्रोफेसर ने डेवलप किया है एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद TCS। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमोट एंड रियल टाइम ऑपरेशन सिस्टम विल मेंटेन इफेक्टिव इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। तो इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमोट और रियल टाइम ऑपरेशन सिस्टम रहेगा। And it has not only set the course for remotely controlled operations in the Indian industrial sector, but has also enabled real-time quality check and correction during the production process. तो इसमें न केवल भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में दूर से नियंत्रित संचालन के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक समय गुणवत्ता जांच और सुधार को भी सक्षम किया है। यह औद्योगिक क्षेत्र को उत्पादन प्रक्रिया में मानकीकृत गुणवत्ता लक्ष्यों को प्राप्त करने और अस्वीकृति को कम करने में मदद करेगा। ठीक है, जो भी रिजेक्शन होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान उसको कम करेगा और क्वालिटी को इंश्योर करेगा। एंड दिस विल हेल्प इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन डिलीवरिंग क्वालिटी आउटपुट एट लो कॉस्ट। तो इससे क्या होगा कि कम लागत में अच्छी क्वालिटी डिलीवर करने में यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि रिमोटली आप ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, रियल टाइम क्वालिटी चेक कर सकते हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये एक यूज़ है कि हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें, मेथड्स का इस्तेमाल करें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपटीशन जो है वो बढ़ सके और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो और बेहतर तरीके से की जा सके, गुणवत्ता को इंश्योर किया जा सके। क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ कोलैबोरेटेड विद TCS इन इंडियाज़ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? किस IIT ने भारत के उन्नत विनिर्माण क्षेत्र में TCS के साथ सहयोग किया है? दिल्ली, गांधीनगर, कानपुर एंड खड़गपुर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज IIT खड़गपुर। नेक्स्ट इज IIT खड़गपुर हैज डेवलप्ड कोविरैप डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर COVID-19। IIT खड़गपुर एक बार और न्यूज में है। Why? Because it has developed a low-cost portable COVID-19 testing device जिसका नाम कोविरैप रखा गया है। ये एक क्यूबॉइड शेप पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस है जो कि 1 घंटे में जो है डिलीवर कर सकता है रिजल्ट, और इसकी कॉस्ट लगभग 500 रुपये है, जो कि ज़्यादा नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन माइक्रोफ्लूइडिक पेपर बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम इन विच द कलर ऑफ द पेपर विल डिटरमिन द सैंपल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें एक जो है पेपर होगा जिसका कलर चेंज होने की वजह से पता चलेगा कि आपका जो सैंपल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एक बार में 3 से 10 सैंपल्स जो है उनको टेस्ट कर सकता है। एंड दिस मशीन कैन परफॉर्म मेनी अदर टेस्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये जो मशीन है ये आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट जो है इसकी श्रेणी में कई परीक्षण कर सकती है। This will help the government for the mass level testing in peripheral areas और distant rural areas। तो जहाँ पर भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा कि वहाँ पे अधिक संख्या में टेस्टिंग की जा सके।
इससे पहले आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि आईआईटी दिल्ली ने भी एक डिवाइस डेवलप किया है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, जो कि कोरोश्योर था, विच रेप्लिकेट्स द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग यूज्ड बाय आरटी-पीसीआर मशीन। तो आरटी-पीसीआर जो टेक्निक पे बेस्ड ये टेस्ट था, ठीक है, कोरोश्योर। क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ डेवलप्ड कोविरैप, अ लो कॉस्ट पोर्टेबल कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस। कोविरैप एक कम लागत वाला पोर्टेबल कोविड-19 परीक्षण उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईसीएमआर, एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी खड़गपुर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट इज द 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि जो 20वां संशोधन यहाँ पे लाने की बात हो रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, एंड ये 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो है ये रिप्लेस करेगा। इससे क्या होगा 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, कि जो भी प्रेसिडेंशियल की पावर, प्रेसिडेंट की जो पावर है वो बढ़ेंगी, और जो भी अभी ये इशू आता है कि जो भी डुअल सिटीजन्स वाले हैं वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो जो बैन है, जो प्रोहिबिशन है, उसको हटा दिया जाएगा। सो सबसे पहले इसमें क्या फ़ायदा होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, क्योंकि जो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसके द्वारा जो है जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी उसको लिमिट कर दिया गया था, तो यहाँ पर वो पावर्स बढ़ा दी गई हैं। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द अथॉरिटी ऑफ इलेक्शंस, पब्लिक सर्विस, पुलिस, ह्यूमन राइट्स एंड ब्राइबरी और करप्शन इन्वेस्टिगेशन कमीशंस। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है उसको हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। प्रेसिडेंट की पावर है कि अब वो 2 साल के बाद पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, 2 साल 6 महीने के बाद जो है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। एंड इट ऑल्सो लिफ्टेड अ बैन ऑन डुअल सिटीजन्स फॉर होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस। इसने राजनीतिक पद संभालने के लिए दोहरे नागरिकों पर प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंकन पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें तो ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और यूनिटरी सिस्टम है, जो एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से चलता है, ठीक है। इसमें अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली द्वारा ये शासित है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस भी होता है, जो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है। ये इंडिया से डिफरेंट है क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट मोड में होता है। एंड जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्रीलंकन पार्लियामेंट और श्रीलंका पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंस है। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एंड हेड्स अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और द लेजिस्लेचर ऑफ श्रीलंका इज यूनिकैमरल, जो विधानमंडल है ये एक पक्षीय है, ठीक है। जैसे भारत में ये बाई कैमरल है, लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेस हैं। श्रीलंका की हम बात करें तो एक आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया में, जिसकी कैपिटल कोलंबो है और करेंसी श्रीलंकन रुपी है, और गोतबाया राजपक्षे जो है वो करंट प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। Which country's parliament has recently passed the 20th constitutional amendment to extend the powers of president? किस देश की संसद ने हाल ही में राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करने के लिए 20वां संवैधानिक संशोधन पारित किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान एंड म्यांमार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज श्रीलंका। Next is Israel and Sudan agreed to normalize their relations in the US brokered deal. तो जो अब्राहम अकॉर्ड था, जो यूएस के द्वारा ब्रोकर्ड डील है, तो इसके अंतर्गत इसराइल और सूडान ने भी अपने जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे पहले यूएई और बहरीन ने, हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपने जो रिलेशंस हैं वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिए हैं, और सूडान अब 3rd अरब गवर्नमेंट बन गया है, ठीक है। एंड सूडान्स रिमूवल फ्रॉम द यूएस लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म हैज़ पेव्ड द वे फॉर डील। तो यहाँ पर सूडान ने जो है इसीलिए एग्री किया है क्योंकि यहाँ पर उसको एक मौका मिला है कि जो यूएस की लिस्ट है ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, वहाँ से इसको हटा दिया जाएगा,
एंड इसके साथ क्या होगा कि जो भी अभी इंटरनेशनल आइसोलेशन में था सूडान ड्यू टू दिस यूएस सैंक्शंस ऑफ 1990s, तो उससे ये बाहर आ सकता है। इसराइल और सूडान दोनों ने ही कमिट किया है कि दे विल कॉपरेट ऑन वेरियस एग्रीमेंट्स इन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एविएशन, माइग्रेशन एंड अदर क्रिटिकल एरियाज। तो ये दोनों कृषि, प्रौद्योगिकी, विमान प्रवासन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग समझौते पर बातचीत करेंगे। इसराइल की हम बात करें तो पहले हम यहाँ पे सूडान को देख लेते हैं। सूडान की ये जो लोकेशन है, इसकी कैपिटल खार्तूम है और करेंसी इसकी सूडानी पाउंड है और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक है। एंड ये अपना बॉर्डर इधर इजिप्ट, लीबिया, चड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया के साथ शेयर करता है। और इधर वाटर बॉडीज़ में हम बात करें तो रेड सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एंड सूडान जो है, इसको अगर बोलें कि ये लैंडलॉक कंट्री है तो ये गलत होगा। ठीक है, साउथ सूडान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री बट सूडान इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। इसके आप देख सकते हैं ईस्ट में रेड सी लोकेटेड है। इसराइल की हम बात करें, ये इसराइल की लोकेशन है। ये अपना बॉर्डर इधर इजिप्ट, देन जॉर्डन एंड ओवर हियर सीरिया, लेबनान इसके साथ शेयर करता है। एंड इसराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी आप यहाँ देख सकते हैं, इसके मिडल ईस्ट में, मेडिटेरेनियन सी पे ये मिडल ईस्ट में लोकेटेड है। एंड इसकी करेंसी इजरायली शकील है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सूडान? सूडान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, ये एक लैंडलॉक देश है। सूडान हैज़ एग्रीड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इसराइल, सूडान ने इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने पर सहमति जताई है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि लैंडलॉक कंट्री क्यों नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसके जो ईस्ट में रेड सी यहाँ पर ऐसे लोकेटेड है, ये इधर सूडान है ना। तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है जो कंट्री चारों तरफ से लैंड से घिरी होती है। ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट सही है कि सूडान हैज़ एग्रीड टू नॉर्मलाइज इट रिलेशंस विद इसराइल। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सभी कवर कर लिए हैं। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।